आरक्षण के अंदर जाति विशेष के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक वर्ग विशेष में आने वाली जातियां या फिर क्रीमी लेयर में आने वाले लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, और क्या अब वक्त आ गया है कि आरक्षण की व्याख्या नए सिरे से की जाए। बीजेपी के नेता दलितों से नफरत करते हैं, सच्चाई ये है। जो भी योजनाएं लागू हुई है उसको उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो दलित भाइयों को मिला है। अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उस पर इन्होंने हाथ तक लगाया, तो फिर देखो कांग्रेस पार्टी क्या करती है। चेहरे अनेक मगर बोल एक। अब उत्थान के दावे में दम हो न हो, मगर दलित शब्द का दबदबा ऐसा है कि नेता और सत्ता दोनों ही अक्सर इसी के बरक्स तालमेल मिलाकर चलते हैं, क्योंकि करीब 20 करोड़ का करिश्मा चुनावी गणित बदलने का मादा रखता है। इसीलिए दलित मुद्दों पर सियासी ताप जरा संवेदनशील ही रहता है। लेकिन इस संवेदनशीलता पर सबसे बड़ा सुप्रीम सवाल तना है। सवाल लाख टके का है कि क्या दलितों के सबसे निचले तबके तक भी आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है। सवाल यह है कि क्या आरक्षण पाने वाले दलितों में भी कुछ ही जातियां हैं जो बाकियों से ज्यादा तेज हैं और आरक्षण का सारा लाभ समेट ले रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के ताजा फैसले से बड़ी बहस छिड़ गई है। पीठ ने कोटे में कोटा को अमान्य करने वाले 2004 के फैसले को पुनर्विचार के लिए भेजा। 2004 में कहा गया था कि आरक्षण देने में राज्य SC/ST की कुछ जातियों का हिस्सा तय नहीं कर सकते, यानी राज्यों की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में SC/ST वर्ग के कोटे में उपवर्गीकरण का अधिकार नहीं है। लेकिन इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अब कहा है कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण देने की शक्ति है, तो वो कोटे में कोटा भी तय कर सकती हैं। SC/ST को मिले आरक्षण में उनकी कुछ सबसे पिछड़ी जातियों का कोटा तय करना आरक्षण सूची में छेड़छाड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पंजाब के उस कानून के मामले में की जिसमें दलितों के कोटे में 50% नौकरियां वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित की गई थी। हर एक व्यक्ति का राइट आ जो रिजर्वेशन चाहते हैं, चाहे मजहबी सिख ने, चाहे वाल्मीकि भाईचारा का, चाहे जो है रमदासिया भाईचारा, चाहे दूसरी जातियां जी बहुत बड़ी सूची है। दरअसल पंजाब में यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि यह माना जा रहा है कि वाल्मीकि और मजहबी सिख ज्यादा पिछड़े हैं। इस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला कोटे में क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर भी बड़ी बहस छेड़ सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की कि केवल क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं उठाने दे सकते, सबसे निचले तबके तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचे। इसके लिए इसकी नए सिरे से व्याख्या का वक्त आ गया है। क्या हमेशा पिछड़े रहना ही उनकी नियति हो गई है? दरअसल भारत में दलितों, पिछड़ों और निम्न जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण हमेशा से ही ज्वलंत सियासी मुद्दा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सियासी हलकों में बड़े मायने रखती है। सर्वोच्च अदालत ने नीति नियंताओं और सियासी पार्टियों से कहा है कि आरक्षण का फायदा देश के सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है। अधिकतर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आरक्षण के विरोध में आता है, SC/ST OBC के विरोध में आता है। अब उप सूची बनाने के लिए विचाराधीन होगा 7 जजेज के पीठ के सामने। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी ऑब्जर्वेशन देती या बेंच बनाती कि रिजर्वेशन अभी तक SC/ST OBC को लागू क्यों नहीं हो पाया। ऐसा तत्परता मैंने देखा नहीं। तो जो न्यायपालिका के द्वारा आरक्षण दिया भी जाता है उसको उच्च न्यायपालिका हमेशा छीनने का काम करती आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क के पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल आरक्षण को लेकर अभी तक की बहुत सी रिपोर्ट ये वकालत करती हैं कि आरक्षण का फायदा लगातार वही ले रहे हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति सुधर चुकी है। वो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ऊपर उठ चुके हैं, उनके पास अच्छी नौकरी है और हाई फाई लाइफस्टाइल भी, जबकि आरक्षण की अवधारणा ये तो कतई नहीं थी। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण की विशेष धाराएं रखी गई। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन किया हुआ।
एक दौर में इनका बेहद शोषण और उत्पीड़न हुआ। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मिला था आरक्षण। दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी हुई। सबसे पहले नौकरियों में आरक्षण मिला, फिर राजनीतिक। लेकिन अब बदलता परिवेश सबको दिख रहा है। जिनको अच्छा प्रतिनिधित्व मिला उनकी स्थिति बेहतर हो गई, मगर अब सवाल पिछली पांत का है। इसी तरह का जो गाइडलाइन और जो मतलब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो हर राज्य ने, मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी उसमें प्रॉब्लम इतना ही है कि जो शिक्षा जो जाति में ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। लेकिन जिस जाति में शिक्षा का प्रमाण कम है, उन लोगों को उसका ज़्यादा फायदा होता नहीं। इसीलिए उनका एजुकेशन में कैसी प्रगति अच्छी हो सकती है, उसके लिए भी मतलब राज्य सरकार ने कोशिश करने की आवश्यकता है। और ऐसा हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली उनको ऐसा फायदा में मिलेगा। लेकिन अभी उस कैटेगरी में रिक्रूट होने वाले लोग और उस कास्ट में नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली कास्ट है उनको उसका फायदा ऑटोमेटिकली होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा कि उत्थान के लिए आरक्षण का लाभ, जो कि अनुसूचित जातियों में शामिल सभी जातियों को मिलना चाहिए, अगर उसे सिर्फ उन कुछ जातियों को ही समेटने की अनुमति दे दी जाएगी जो तरक्की कर क्रीमी लेयर बन चुकी हैं, तब ये गैर बराबरी को बढ़ावा देना होगा। जब भूख की बात होगी तो सभी लोगों को खाना खिलाना होता है। समानता लाने की आड़ में भोजन की पूरी टोकरी को दूसरों की कीमत पर सिर्फ सशक्त लोगों को नहीं दिया जा सकता। पीठ की इस टिप्पणी के कई मायने हैं। इससे SC/ST आरक्षण में OBC की तरह से क्रीमी लेयर लागू होने का दरवाजा खुल सकता है। केंद्र सरकार भी क्रीमी लेयर का विरोध कर रही है और यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल उठता है कि आखिर क्रीमी लेयर में कौन लोग आते हैं। यह सवाल आपके मन में भी होगा। आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का बंटवारा किस तरह से होता है, तो यह रिपोर्ट आप देखिए। क्या OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले सभी लोग पिछड़े हैं? अगर ऐसा है तो OBC में आने वाले सचिव स्तर के IAS अफसर, बड़े व्यापारी, सियासी नेता भी क्या पिछड़े माने जाएंगे? इसी सवाल का जवाब देने के लिए क्रीमी लेयर वर्ग का इजाद हुआ, यानी मलाईदार तबका, यानी जिन्हें कोटे का लाभ मिला और उनकी जिंदगी में सुधार आया। इसी पैरामीटर के जरिए पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया गया। SC वर्ग का है, अगर उसी में कोटे पे कोटा होगा। अब राजस्थान में आप देखेंगे कि एक मीणा वर्ग है, तो वो तो बहुत हाई फाई चला गया, लेकिन दूसरा जो और वर्ग है उसी जाति में उसको नहीं मिल पाता। तो कोटे पे अगर कोटा तय कर दिया जाए, और जिसकी अनुसूचित जाति में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो जिसका अनुपातिक है उस अनुपातिक में उसका बंटवारा होना चाहिए। उस पर होना उसी कोटे में चाहिए जो उनको, चाहे वो 17% है चाहे 20% है, जो उनको अनुसूचित जाति को मिलता है, जिसमें जो जातियां ज़्यादा संख्या में, उनमें अनुपातिक होना चाहिए। तो अच्छी बात है, पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार ईमानदारी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करे। क्रीमी लेयर यानी आरक्षण पाने वालों में मलाईदार तबका जो इस क्रीमी लेयर में आता है, उसे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में OBC कैटेगरी में आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। अब इसके पैरामीटर को जरा बारीकी से समझिए। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन अगर किसी OBC परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस परिवार के किसी लड़के या लड़की को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसको गैर आरक्षित सीट से नौकरी का दाखिला लेना होगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि OBC में भी आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1950 का, या जो बाकी संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए है, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 6 है, बाकी सारे प्रावधान है,
उनके लाभ जो असली जो बिल्कुल जो मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब हैं, जो 75 ट्राइब हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। उनके अलावा भी 18 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या 1000 भी नहीं है, उनकी वो ख़त्म होने, उनका अस्तित्व ख़त्म होने वाला है। और जो आरक्षण का लाभ था, जो वेल ऑफ जो जातियाँ हैं ऊपर वाली, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अगड़े थे उनमें, वो सारा पी जा रहे हैं, वहाँ तक कोई जा नहीं पा रहा है। इस क्रीमी लेयर की शुरुआत कब से हुई और लोगों की बदली परिस्थिति के साथ साल दर साल पैरामीटर कैसे बदलते रहे, जरा ये भी समझिए। क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई थी। उस समय 1 लाख रुपए सालाना कमाने वाले इस श्रेणी में शामिल किए गए थे। बाद में साल 2004 में इस सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिया गया। फिर साल 2008 में पैरामीटर बदला गया और 4.5 लाख रुपए की आमदनी वाले क्रीमी लेयर में शामिल हुए। साल 2013 में सालाना 6 लाख रुपए कमाने वाले मलाईदार तबके में माने गए और 2017 में ये पैरामीटर 8 लाख रुपए पर जा ठहरा। यानी अब जिसकी साल भर में आमदनी 8 लाख रुपए है, उसे ओबीसी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। अब सवाल यह कि क्रीमी लेयर किन किन पदों पर लागू होती है। पहला, संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। दूसरा, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए, ग्रुप बी अधिकारी, पीएसयूज, यूनिवर्सिटीज, बैंक, बीमा कंपनियों के अधिकारी। तीसरा, इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार, लेखक और वकील। चौथा, सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी, वायुसेना, नौसेना और पैरामिलिट्री में समान रैंक के अधिकारी। पांचवा, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्ति। छठा, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास घर हैं और निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन है। सातवां, जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा है। ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के ताजा फैसले में की गई टिप्पणी से SC/ST कोटे में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने पर बहस छिड़ सकती है। हालांकि अब तक इसका विरोध होता आया है। राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोई विरोध नहीं करते हैं। और अगर कोई भी सरकार का, केंद्र सरकार का आदेश होता है या कोर्ट का आदेश होता है, उसके मुताबिक निर्णय लेने का प्रयत्न राज्य सरकार करती है। लेकिन जाति के आधार पर राजनीति होती भी है, जहाँ जहाँ टिकट देना है। और आगे सभी पॉलिटिकल पार्टियों SC/ST के बारे में खाली राजनीति ना करके उनको सामाजिक आर्थिक फायदा कैसा हो, उसका विचार ज्यादा करने की आवश्यकता है। माना जाता है कि दलितों की स्थिति ओबीसी से अलग है। दलित कई हजार वर्ष तक सताए गए और उन्हें लंबे वक्त तक आरक्षण का सहारा दिए जाने की जरूरत है। हालांकि बहस का मुद्दा यह भी है कि अगर उनमें आगे बढ़ चुकी 1 या 2 जातियां ही अपनी स्थिति के कारण आरक्षण का सारा लाभ ले लेंगी, तो बाकियों का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और SC/ST कोटा या फिर ओबीसी कोटा, आरक्षण कोटे के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की कोशिशें पहले से भी होती रही हैं, मांग उठती रही है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था दी भी गई है। यह बात और है कि राज्य सरकारों के इन कदमों पर सवाल भी उठते रहे हैं। ये बीते वक्त हुए उन प्रदर्शनों की तस्वीरें हैं जो आरक्षण की मांग या फिर कोटे के अंदर कोटा बनाए जाने के विरोध में पनपी थी। दरअसल SC/ST या फिर ओबीसी आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का मसला आज का नहीं है। पहले भी इस मसले पर चर्चा हो चुकी है, प्रदर्शन हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है कि यह मुद्दा बार बार उठता रहा, और क्या किसी राज्य ने कोटे के अंदर कोटा निर्धारित करने में सफलता हासिल की या फिर व्यवस्था दी है। तो आपके सवाल का जवाब है, ऐसे कई राज्य हैं
जहां इस तरह की व्यवस्था लागू है, यानी आरक्षण कोटे के अंदर कोटा। बिहार 2007 में बिहार में महादलित आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जातियों की पहचान के लिए आयोग बनाया गया। पंजाब राज्य में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को कोटे के अंदर वरीयता दी गई। तमिलनाडु में SC ST आरक्षण कोटे में अरुंधति अर जाति के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की। यहां अरुंधति अर जाति को SC ST कोटे में 3% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण जस्टिस MS जनार्दनम की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश साल 2002 में जस्टिस रामचंद्र राजू की रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकरण किया गया। विधानसभा में 57 उप समूहों को वर्गीकृत कर एक कानून पारित किया गया। आबादी के अनुपात में आरक्षण का बंटवारा कर दिया गया। हालांकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्य को प्रेसिडेंशियल लिस्ट से छेड़छाड़ का अधिकार नहीं है। जो माननीय न्यायालयों के फैसले आए हैं या जो पार्लियामेंट ने जो चीजें आरक्षण के विषय में तय की हैं, वो सभी को मान्य, वो सर्वमान्य विषय है। इसमें कोई अलग राय किसी की भी नहीं है, सभी लोग इसके पक्षधर हैं। इन राज्यों के अलावा हरियाणा ने साल 2012 में जाट समाज के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग बनाया था, जिसके तहत जाट समाज को 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। यह आरक्षण OBC कोटे के तहत ही दिया गया था, जिसका विरोध शुरू हुआ तो सरकार को फैसला पलटना पड़ा। राजस्थान में गुर्जर समाज को आरक्षण देने की मांग पहले से उठती रही है, जिसे मानते हुए राजस्थान सरकार ने OBC कोटे में साल 2017 में गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिया था। लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज्यादा होने पर हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। अब राजस्थान सरकार नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। अलबत्ता सीधे तौर पर समझा जा सकता है यहां मराठा आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा होगा। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने बदलकर 12% कर दिया। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। में वो अध्यादेश लैप्स हो गया, पिछली सरकार ने उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था को मान्यता देता है तो बहुत मुमकिन है कि राज्यों में आरक्षण की स्थिति भी बदली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण मामले पर बेंच के गठन पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री PC शर्मा ने कहा कि इससे वंचित तबके को ज्यादा मदद मिल सकेगी। वहीं इस मामले में दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर मोहनलाल पाटिल ने कहा कि कोर्ट और सरकारों को बंद हो चुके आरक्षण सिस्टम को पटरी पर लाने के प्रयास करने चाहिए। SC और ST को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नए प्रयोग करने से आरक्षण की मूल भावना प्रभावित होती है। इस तरह के बदलाव से समाज को फायदा मिलने में नई अड़चनें पैदा होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अगर ये बात कही है तो ठीक है। तो SC ST पिछड़े वर्ग के जो लोग उसमें भी जो बहुत पीछे हैं, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ उनका स्वागत करना चाहिए, उनको पहले आगे लाया जाए। वो उनको आरक्षण के जो लाभ ज़्यादा मिले तो मैं समझता हूँ कि वो लोग भी मजबूत होंगे और यही संविधान की मंशा रही है। इस तरह का जो फैसला आना कि उनमें से वंचित कौन है, तो सारा SC ST के लोग ही, सारा समाज ही वंचित है। सुप्रीम कोर्ट कभी आदेश नहीं देता लोगों को कि आप जो आरक्षण कोटा है उसको पूरा कीजिए, ऐसा आदेश नहीं देते। उल्टा जो नहीं हो रहा उसके अंदर और कुछ क्लुप्ति लगा के उसको डिस्टर्ब करने को सामान्य जो जनता है उसमें डर पैदा करने का प्रयत्न करे हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण मामले पर बेंच के गठन पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है। अभी सिर्फ इस मामले में बेंच का गठन हुआ है, फैसला आना बाकी है। फैसले पर विचार के बाद ज्यादा कुछ कहने की स्थिति बनेगी। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि बीजेपी हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है। न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। प्रदेश का सर्व आदिवासी समाज इस फैसले पर नाखुश नजर आया। आदिवासी समाज के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागवंशी ने कहा कि इस व्यवस्था से समाज में विभाजन की स्थिति बनेगी। पहले की व्यवस्था में ही लाभ के दायरे को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
5 जजेस की बेंच का 2020 में एक फैसला आया है, 5 जजेस की ही बेंच का 2004 का एक फैसला इसके ठीक विपरीत रहा है। ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मार्गदर्शन अपेक्षित है और एक बड़ी बेंच बनाकर हो सकता है इस पर विचार किया जाए। से सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपर अथॉरिटी है, जो भी निर्णय लेगी वो कोर्ट का जो आदेश आएगा वो सभी मानेंगे। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और न्यायपालिका पे सबका फैसला करने के पूर्व मुझे लगता है कि 7 जजों की फैसला दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं संशय लोगों में है कि समाज बट न जाए, इसलिए क्रिमिनल लॉ लागू करना निरर्थक होगा और कभी नहीं करना चाहिए इसे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।